जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 2 दिन बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज तरह तरह से बाबा साहब के गीत गाए जाते हैं। कोई उनके चित्र पर माल्यार्पण करके वोट मांगता है, कोई उनके नाम के नारे लगाकर वोट मांगता है, कोई संविधान को दिखा दिखाकर वोट मांगता है। एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, कोई किसी से कम नहीं। सब अपने ढंग से जनता की आंखों पर चश्मा चढ़ाने में लगे हैं। बाबा साहब का आदर्श क्या था, उनका चिंतन क्या था, उनकी चिंता क्या थी, वो चाहते क्या थे, इस बात की चिंता कितनों को है मैं नहीं जानता। पर आज बाबा साहब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो उन्होंने संविधान सभा के आगे 25 नवंबर 1949 को दिया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से, कुछ महत्वपूर्ण अंश आपके साथ साझा करूंगा। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया और फिर 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया, उससे ठीक एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो बात कही थी, अलग अलग सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे थे, उठाए थे, जो विषय उठाए थे, उन सब पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी बात कही और आने वाले भारत के सामने क्या चुनौतियां होने वाली हैं उन पर भी बात की। मेरे लिए, हम सब के लिए बाबा साहब कुछ संदेश देकर गए उस दिन 25 नवंबर 1949 को। तो उसी के कुछ हिस्से आज मैं आपको सुनाऊंगा। और आपकी यदि रुचि है कि पूरे का पूरा संदेश, पूरा भाषण आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट elibrary.sansad.in पर आप स्वयं इसको पूरा पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और इसको कैसे एक्सेस करना है मैं वो भी एक बार आपको दिखा देता हूं, फिर हम उन अंशों पर बात करेंगे। तो देखें जी, ये है वेबसाइट elibrary.sansad.in और इस पे यहाँ ई पार्लिब पे हम गए, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ गए नीचे हिस्टोरिकल डिबेट्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ड्राफ्ट मेकिंग डिबेट्स, इसका फुल टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें तो ये देखिएगा, यहाँ डेट सिलेक्ट करनी है 25 नवंबर। अब यहाँ जैसा मैंने पहले कहा, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, ये हिंदी है और ये इंग्लिश वाला है, तो जौन सा पढ़ना हो आप। यहाँ मैंने इसको इंग्लिश वाले को व्यू पे क्लिक किया तो ये देखिए जी, यहाँ व्यू ऑनलाइन और डाउनलोड दोनों ऑप्शन हैं, आप जैसा चाहें डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं व्यू ऑनलाइन किया क्लिक, ये देखिए ये यहाँ पे सामने आ गया। ये है PDF पेज 53 पे बाबा साहब अंबेडकर का वो स्पीच है। आप हिंदी देखना चाहें तो आप हिंदी ले सकते हैं, उसके लिए आपको वहीं जाके वो हिंदी वाला सिलेक्ट करना है और ये 25 नवंबर हिंदी में इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ इसको फिर से ऑनलाइन कर लें तो देखिए ये जो फाइल है, फाइल शुरू यहाँ से हो रही है। इसका PDF पेज 78 पे आप जाएंगे तो वहाँ बाबा साहब का संदेश शुरू होता है। ये हम आ गए पेज 77 और ये आ गया जी पेज 78। ये देखिए, माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आप इंग्लिश का पढ़ना चाहें इंग्लिश का ले लें, हिंदी पढ़ना चाहें हिंदी पढ़ लें, दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ वो डिटेल संदेश आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं इस ऐतिहासिक संदेश के कुछ महत्वपूर्ण अंश। संविधान सभा में ये प्रश्न भी उठ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कितना समय हो गया, संविधान बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, जनता का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। ये तो ऐसा ही हो रखा है कि जैसे गांव जल रहा हो और कहार नाचने में मस्त हो। तो इन सारे प्रश्नों पर बाबा साहब उत्तर देते हैं और वो बताते हैं कि देखें जी, कितनी मेहनत से ये संविधान बनाया गया है, दिन रात इस पर किस किस ने लग के काम किया है। और दूसरे देशों का देखिए, जहां संविधान बना वहां कितना समय लगा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने इस संविधान की, जिसका ड्राफ्ट फाइनल हो गया था, इसकी आलोचना भी की थी।
तरह तरह से आलोचना भी हो रही थी। तो बाबा साहब कहते हैं कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निस्संदेह बुरा हो जाता है। दूसरी ओर एक संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, यह अच्छा बन जाता है यदि इसे क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे हैं। यानी सिर्फ संविधान अच्छा होने से सब अच्छा नहीं हो जाएगा, जरूरी है कि जिनके हाथों में संविधान होगा वो कितने अच्छे हैं। और आगे बाबा साहब फिर स्पेसिफिक होकर बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने संविधान की आलोचना की थी। बाबा साहब बोलते हैं, इस संविधान की निंदा प्राय दो क्षेत्रों से की जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। वे क्यों इसकी निंदा करते हैं? क्या यह इसलिए है कि यह संविधान सच में खराब है? मैं यह कहने का साहस करता हूं कि नहीं है। कम्युनिस्ट श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहते हैं। वे इसलिए निंदा करते हैं कि यह संविधान संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। समाजवादी दो बातें चाहते हैं। पहली बात, वे यह चाहते हैं कि यदि वे सत्ता में आ जाएं तो संविधान उन्हें सभी निजी संपत्ति का बिना मुआवजा दिए राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण करने की स्वतंत्रता मिल जाए। दूसरी बात जो समाजवादी चाहते हैं वह यह है कि संविधान में वर्णित मूल अधिकार संपूर्ण और बिना किसी सीमा के हों, ताकि यदि उनकी पार्टी सत्ता प्राप्त करने में विफल हो जाए तो उन्हें केवल आलोचना करने की नहीं बल्कि राज्य को उलटने की भी निरंकुश स्वतंत्रता मिल जाए। तो बाबा साहब का मानना है कि ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो आलोचना कर रहे हैं संविधान की, और इनकी आलोचना के पीछे ये कारण है। गंभीर प्रश्न बाबा साहब अंबेडकर यहां उठा रहे थे इन दोनों ग्रुप्स के बारे में। बाबा साहब कहते हैं कि हम जितना अच्छा संविधान बना सकते थे दिन रात मेहनत करके हमने बनाया है, लेकिन ये इस पीढ़ी का संविधान है। आने वाली पीढ़ियों के पास ये स्वतंत्रता होगी, वे अपने समय की आवश्यकता के अनुसार इसे अमेंड कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें इसे संशोधित करने के लिए केवल 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, और यदि वे संसद में वयस्क मताधिकार पर आधारित 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह नहीं माना जा सकता कि संविधान के प्रति उनके असंतोष में साधारण जनता उनके साथ है। कि भाई यदि आपको संविधान से प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं इसमें कोई चेंजेस हों, तो फिर जनता को इसके लिए तैयार कीजिए, जनता को इसके लिए समझाइए कि देखें संविधान में ये बात जो है ये सही नहीं है और वो सही बात होनी चाहिए जो नहीं है संविधान में। इसके लिए यू एजुकेट द मासेस, और फिर वयस्क मताधिकार से चुनकर आए हुए आपके प्रतिनिधि संसद में वो 2/3 की संख्या से बदल लेना, संविधान को जितना बदलना फिर बदल सकते हैं। इसके बाद बाबा साहब भविष्य की चिंताओं की बात करते हैं, भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की बात करते हैं। बाबा साहब कहते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। 26 जनवरी को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या उससे पहले भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था? 15 अगस्त 1947 को क्या हम स्वतंत्र नहीं हुए थे? जी हां, 15 अगस्त 1947 को हम एक डोमिनियन स्टेट बने थे, कायदे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र तब भी नहीं थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास किए हुए इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बने थे 15 अगस्त 1947 को। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत अपना संविधान लागू करेगा, सही मायने में तब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। और उस पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत के सामने क्या चुनौतियां होगी, इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। उसकी स्वाधीनता का क्या परिणाम होगा? क्या वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकेगा या फिर खो देगा? मेरे मन में यह विचार सबसे पहले आता है। यह बात नहीं कि भारत कभी पहले स्वाधीन न रहा हो, बात यह है कि एक बार वह अपनी स्वाधीनता खो चुका है, क्या वह इसे दोबारा खो देगा? यह विचार मुझे भविष्य के लिए अत्यंत चिंतित कर देता है।
जो तथ्य मुझे बहुत परेशान करता है वह यह है कि भारत ने पहले एक बार अपनी स्वाधीनता खोई ही नहीं, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात व फूट के कारण खोई थी। बाबा साहब को चिंता है कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा पूर्ण रूप से, लेकिन क्या भारत अपनी स्वतंत्रता की सदैव रक्षा कर सकेगा? हमेशा भारत स्वतंत्र रह सकेगा? भारत पहले भी तो स्वतंत्र था। भारत ने अपनी स्वतंत्रता कैसे खो दी? और वो स्वतंत्रता जब भारत ने खोई थी तो अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण और अपने ही लोगों में फूट के कारण भारत ने वो स्वतंत्रता खोई थी। फिर ऐसा ना हो, इसके लिए किन उपायों की आवश्यकता है? बाबा साहब उदाहरण देकर बताते हैं भारत ने कब कब अपनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता किन किन विश्वासघातों और फूट के कारण कैसे कैसे खोई थी। बाबा साहब उदाहरण दे के बात करते हैं। वो बताते हैं कि जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो सिंध के राजा दाहर के साथ विश्वासघात करने वाला उनका अपना सेनापति था। उस विश्वासघात के कारण सिंध की स्वतंत्रता गई। बाबा साहब कहते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसको निमंत्रण देने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विश्वासघात करने वाला कौन था? जयचंद था। जयचंद ने निमंत्रण देकर बुलाया था मोहम्मद गौरी को और यह कहा था कि सोलंकी राजा भी साथ देंगे तुम्हारा। तो तब जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तब भारत ने स्वतंत्रता खोई थी, अपनों के ही विश्वासघात के कारण, अपनों की ही फूट के कारण। और फिर आगे बात करते हैं कि जब शिवाजी लड़ रहे थे मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई, तो मुगलों के पक्ष में कुछ मराठा सरदार भी थे और राजपूत राजा भी थे। तो अपनों की इस फूट के कारण भारत ने स्वतंत्रता खोई थी। और फिर अगला उदाहरण देते हैं बाबा साहब अंबेडकर अपने उस संदेश में कि जब पंजाब में सिख लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध तो तब गुलाब सिंह ने विश्वासघात किया था और पंजाब ने स्वतंत्रता खोई थी। और फिर वर्ष 1857 में देश का अधिकांश भाग जब अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तो अब पंजाब में वो सिख राजा वो चुपचाप बैठ गए थे, अब वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो ये सब उदाहरण बाबा साहब अंबेडकर इतिहास से उठाकर देते हैं संविधान सभा के सामने और बताते हैं कि विगत में इन विश्वासघातों और इन फूटों के कारण भारत ने स्वाधीनता खोई है, स्वतंत्रता खोई है। आगे क्या चुनौतियां नहीं होंगी भारत के सामने? वो कैसी चुनौतियां होंगी और उनसे कैसे बचा जाए, इन सब पर बाबा साहब अपनी बात रखते हैं। वे कहते हैं क्या वह इतिहास दोहराया जाएगा? इस विचार से मैं चिंतित हूं। इस तथ्य के कारण कि जातियों और मत मतांतर रूपी हमारे पुराने शत्रुओं के साथ ही अब हम भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी राजनीतिक मत मतांतरों वाली राजनीतिक पार्टियां बनाते जा रहे हैं। यह चिंता और भी बढ़ जाती है। क्या भारतीय इस देश को अपने मत मतांतरों से ऊपर रखेंगे या वे अपने मत मतांतरों को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि ये पार्टियां देश से ऊपर अपने मत मतांतरों को रखेंगी तो हमारी स्वतंत्रता पुनः खतरे में होगी और संभवतः हमेशा के लिए खो जाएगी। इस संकट के विरुद्ध संकल्पबद्ध होकर हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद देकर भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प लेना होगा। आज वर्ष 2026 में एक बार चारों ओर का वातावरण देखिए। कहीं जातियों की पार्टियां हैं, कहीं पंथों की पार्टियां हैं, कहीं भाषाओं की पार्टियां हैं। बाबा साहब अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि मत मतांतरों में, जातियों में पहले से विभक्त यह समाज, अब इनके ठेकेदार भी अगर पैदा हो जाएंगे
अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी तरह बनने लगेंगी, मत मतांतरों पर आधारित, और ऐसे मत मतांतर जो एक दूसरे के विरोधी हैं, परस्पर विरोधी हैं, ये पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, ये देश कैसे संगठित रहेगा, कैसे एक रहेगा? ये चिंता बाबा साहब उस रोज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस संकट के विरुद्ध, ये संकट है उनकी दृष्टि में, इस संकट के विरुद्ध संकल्पबद्ध होकर हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। अपने रक्त की अंतिम बूंद देकर भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प लेना होगा। आगे वो कहते हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत ने खो दी। थे हम लोकतंत्र, क्या वह इसे फिर से खो देगा? मैं नहीं जानता। बल्कि बाबा साहब वहां पे पुराने वर्षों में भारत में किस तरह की रिपब्लिक्स थी, किस तरह की गणतांत्रिक व्यवस्था थी, किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, बाबा साहब उसके बारे में बात करते हैं। बुद्ध के समय से वो बता रहे हैं कि किस तरह भारत में कितने सारे रिपब्लिक्स थे, और ये व्यवस्था हमारे लिए, ये लोकतंत्र नई बात नहीं है। हम थे पहले भी, पर खो दिया सब कुछ हमने, फिर खो देंगे क्या? बाबा साहब कहते हैं कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और वो 3 उपाय सुझाते हैं कि पुनः भारत में ये ना हो, तो इसके लिए 3 वो समाधान देते हैं। पहला, बाबा साहब कहते हैं, अपने सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें संवैधानिक रीतियों को दृढ़ता से अपनाना होगा। इसका अर्थ यह है कि रक्त रंजित क्रांति के तरीकों का परित्याग करना होगा। इसका अर्थ यह है कि सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों से मुक्ति पानी होगी। बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेजों का राज था, उनके विरुद्ध लड़ते हुए हमने तरह तरह के तरीके अपनाए। एक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ने के लिए, यहां से भगाने के लिए उन्होंने बंदूक उठाई। दूसरी ओर गांधी जी थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह ये चलाए। अब आपका अपना भारत, आपका अपना संविधान होगा, वहां ये नहीं करना है, वहां इनके लिए कोई स्थान नहीं होगा। आज इस बात पे कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं, मैं बाबा साहब ने क्या कहा था संविधान सभा में वो बता रहा हूं। बाबा साहब आगे कहते हैं, जब अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई संवैधानिक तरीका नहीं बचा था, तब असंवैधानिक तरीके अपनाना बहुत न्यायोचित था। लेकिन जब संवैधानिक तरीके उपलब्ध हैं, असंवैधानिक तरीकों को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, और जितने जल्दी इनसे मुक्ति पालें उतना अच्छा है। ये बाबा साहब कहते हैं। आज आपका संविधान है, आज की व्यवस्था से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप जनता को इसके बारे में जागृत करिए, बताइए, और जनता फिर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्था को बदलेगी। आज आपको ना वो तरीके अपनाने हैं जो क्रांतिकारियों के थे, और ना वो अपनाने हैं जो गांधी जी के थे। और देखें जी, मेरी ग्रीवेंसेस हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रीवेंसेस हैं, एक ग्रुप की ग्रीवेंसेस हैं। सड़कों पर जाकर फिर जब हम सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, ये कौन सा तरीका है स्वतंत्र भारत में? बाबा साहब इसके लिए हमें चेता के गए हैं कि ये नहीं करना। और आगे वो बताते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, दूसरी जो बाबा साहब कह रहे हैं, दूसरा उपाय क्या है? वो जॉन स्टुअर्ट मिल को उद्धृत करते हुए बताते हैं, किसी महान व्यक्ति के चरणों में भी अपनी स्वतंत्रता की भेंट न चढ़ा दें, या उसे वह शक्तियां न सौंपें जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे। जिस महान व्यक्ति ने अपना समस्त जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, पर
कृतज्ञता की सीमा होती है। धर्म में भक्ति भावना आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, पर राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। तो इस बात के लिए भी सचेत करके गए। आप जिसको अपना हीरो मानते हैं, आप जिसको फॉलो करते हैं, ये इस देश के 150 करोड़ भारतीयों के लिए संदेश है। आप किसी को अपना पॉलिटिकल हीरो मानते हैं, किसी को अपना सोशल हीरो मानते हैं, किसी को जिस रूप में भी अपना हीरो मानते हैं वर्तमान में, कोई किसी जाति का नेता है, कोई किसी संप्रदाय का नेता है, किसी पंथ का नेता है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई भी है, वो कितने ही महान क्यों ना हो, उन्होंने देश के लिए जितने बड़े काम क्यों ना किए हों, अंधभक्ति नहीं। बाबा साहब कहते हैं, जब आप असीम शक्तियां दे देते हैं, जो चाहें वो, जो कहें वो सब सही, हर बात सही, तो फिर क्या होगा? कहते हैं कि इस तरह की भक्ति, इस तरह की हीरो वर्शिप, ये धर्म के मार्ग में हो सकती है। वहां हो सकता है वो आत्मा की मुक्ति का साधन हो, मार्ग हो, लेकिन राजनीति में ये नहीं। राजनीति में ऐसा करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं, ये पतन और तानाशाही का निश्चित मार्ग है। तो हमें इस बात के लिए भी सजग रहना है। हम जिसको भी फॉलो करते हों, आंख मूंद के नहीं, आंखें खोल के। और मुझे याद आता है भगत सिंह के आर्टिकल्स भी, वो भी ये बात कहते रहे हैं, महात्मा इज नॉट इनफॉलिबल। आप जिसे भी मानते हो, हर बात आपके उस हीरो की, जिसको आप पूज रहे हैं, उसकी हर बात हर विषय पर सही होगी, ऐसा नहीं है। भगत सिंह बीच में आ ही जाते हैं, मैं कहीं भी बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं वो विचार। खैर, अभी बाबा साहब के इस संदेश के कुछ अंश और देख लेते हैं। तीसरा उपाय बाबा साहब क्या बता रहे हैं, और ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आ गई, चुनाव होते हैं, जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजती है, विधानसभाओं में भेजती है। हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। यदि इसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र विद्यमान नहीं हो तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? यह एक जीवन शैली है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन का सिद्धांत मानती है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं, इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो हमें ऐसा समाज बनाना है जहां सामाजिक लोकतंत्र भी हो, और सामाजिक लोकतंत्र तब आएगा, उसमें वो कहते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों होंगे। बाबा साहब कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 से राजनीतिक समता तो आएगी, राजनीतिक समता, बराबरी तो हो जाएगी। एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट एक मूल्य, ये लागू होगा, पर एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत लागू नहीं हो पाएगा और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता बनी रहेगी, जो देश के लिए संकट का कारण बन सकती है। और बाबा साहब चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि यह समानता यूं ही बनी रही तो जो लोग इससे पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस रचना का विध्वंस कर देंगे जिसे संविधान सभा ने इतने परिश्रम से बनाया है। तो ये भी ड्यूटी है कि केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, हमें सामाजिक डेमोक्रेसी भी चाहिए। पिछले इतने वर्षों में देश ने बहुत प्रगति की है इस दिशा में, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत कुछ हुआ है। संवैधानिक तरीके से भी हुआ है और सामाजिक तरीके से भी हुआ। मसलन जिस तरह से अनटचेबिलिटी उस समय बाबा साहब के समय में थी,
जिस तरह हेय दृष्टि से अपने ही सहोदर को देखा जाता था, बहुत हद तक तो समाज उन दकियानूसी, उन गली सड़ी परंपराओं से बहुत हद तक समाज भी बाहर निकला है। और संविधान की दृष्टि से भी, संविधान के द्वारा भी समाज के उन वर्गों को सशक्त बनाने का, बराबरी देने का प्रयास किया गया। बहुत हद तक इस यात्रा में हम सफल हुए हैं, लेकिन बहुत चुनौतियां बाकी हैं। और आज भी हर जाति के ठेकेदार, हर जाति के, बाबा साहब कह रहे थे कि मिटाइए इनको, आज तो ठेकेदार बन गए हैं हर जाति के। वो उन जातियों के भी जिन्हें वर्षों, सदियों सदियों तक प्रताड़ित किया गया, उनमें भी हर जातियों के ठेकेदार हैं। और उनमें भी हर जातियों के ठेकेदार हैं जिनके पूर्वजों के हाथों वो प्रताड़ना हुई थी। तो कहां लेके जा रहे हैं हम समाज को? बाबा साहब अंत में कहते हैं कि भारतीय समाज को जातियों की जंजीरों से मुक्त करना होगा और तभी सही अर्थों में बंधुत्व स्थापित होगा। इस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। और कतई अंत में चेतावनी देते हुए कहते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है, बाबा साहब उस संविधान सभा को कह रहे हैं, अब हमारे पास किसी त्रुटि के लिए अंग्रेजों को दोष देने का बहाना नहीं रहा। अब के बाद यदि कोई गलती होगी तो उसके लिए हम स्वयं के सिवाय किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। अब तक हर बात के लिए अंग्रेजों को दोष देते रहे, अंग्रेज लड़ा रहे हैं हमें, अंग्रेज फूट डाल रहे हैं, फूट डालकर हम पर राज कर रहे हैं। अब चले गए ना, अब अपनी फूट को मिटा लीजिए। अंग्रेजों की डाली फूट ने भारत के दो टुकड़े किए थे। जो बचा भारत है वो संगठित, समृद्ध, सशक्त एक भारत बना रहे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हर चिंतनशील भारतीय की, हर चिंतनशील भारतीय की जिम्मेदारी है। ये भारत पहले है, ये जाति पंथ बाद में है। अपनी आइडेंटिटी भारतीय के रूप में, इंडियन के रूप में, हिंदुस्तानी के रूप में अगर अपनी आइडेंटिटी हम पहले देखने लगे, मैं किस जाति, किस कुल में पैदा हुआ हूं, किस मजहब को मैं मानता हूं, छोड़ दो पीछे इनको, हम भारतीय हैं, इस पहचान के साथ आगे बढ़ें और ये बंधुत्व, ये समता, सामाजिक समता हम लाएं समाज में, सामाजिक और आर्थिक समरसता आए इस देश में। ये बाबा साहब का आह्वान था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने बाबा साहब के जन्मदिन पर उन्हें शत शत नमन। और जैसा मैंने पहले कहा, उनके इस पूरे संदेश को ज़रूर पढ़िए, मैंने केवल अंश बताए। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।